अच्छा, टॉपिक जो हमने आज करना है इसमें आपकी किताब में इस डिस्पर्शन का एक लफ्ज लिखा हुआ है और नीचे हम एक और चीज भी देखेंगे, वर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये दो वर्ड्स आप देखोगे, डिस्पर्शन और स्टैंडर्ड डिविएशन। डिस्पर्शन से मुराद वर्ड जो है ना इसमें वो है डिस्पर्स। वर्ड है डिस्पर्स। डिस्पर्स मीन्स कोई चीज जब आप फैला देते हैं या कोई बिखरा हुआ कोई चीज हो तो उसको आप डिस्पर्स कहते हैं, बिखेरना, बिखरा हुआ। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है टॉपिक, इसकी बैकग्राउंड क्या है? आप गौर करो कि हमने पिछले दो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले बात की थी फोरकास्टिंग की, और हमने फोरकास्टिंग की टेक्निक्स, जो भी डिफरेंट मेथड्स हैं फोरकास्टिंग के, वो हमने पढ़ लिए। और फिर हमने ये भी कहा कि फोरकास्टिंग तो फ्यूचर के लिए की जाती है, और फ्यूचर के लिए जब भी आप कोई बात करोगे तो उसमें 100% तो आप अश्योरेंस आपके पास होगी नहीं। कुछ ना कुछ कमी बेशी तो एक्चुअल डेटा में और फोरकास्ट डेटा में आ ही जाती है। तो इसका ये मतलब है कि जो भी हम फोरकास्ट करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रिस्क का मौजूद है। रिस्क का कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि आपने अगर कहा कि जी मेरी सेल्स 5 मिलियन हो जाएंगी अगले साल में, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जी आई एम 100% श्योर ये 5 मिलियन ही होगी। इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है। ये जो 5 मिलियन है ये आपका एस्टिमेट है, ये आपका बेस्ट एस्टिमेट है, लेकिन जो रियलिटी होगी वो हो सकता है कि इसमें उसमें कुछ प्लस माइनस हो जाए, और वो जो प्लस माइनस हो रहा है उसको आप रिस्क कहते हैं। याद रखना, रिस्क क्या है? रिस्क कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको आपके गोल्स को अचीव करने में कोई रुकावट बने। कोई भी आपका मकसद है, अगर आपके मकसद को अचीव करने में कोई भी हिंड्रेंस है, कोई रुकावट है, तो उसको आप रिस्क कहते हैं। अगर आप अपना गोल 100% अचीव कर लें तो फिर तो कोई रिस्क मौजूद ही नहीं रहता। रिस्क से मुराद ही ये है कि कोई ना कोई कमी बेशी हो जाएगी, और जिस वजह से हो जाएगी उसको हम रिस्क कहते हैं। एनीवेज, तो बात लंबी ना करें, फोरकास्टिंग टेक्निक्स की हमने पढ़ लिया टाइम सीरीज से, लीस्ट स्क्वायर मेथड से और दूसरे मेथड से कि यार हम, और फिर हमने पास्ट को एनालाइज करना भी सीख लिया इंडेक्स नंबर से। सो हमने इंडेक्स नंबर किए, पास्ट के एनालिसिस के, फोरकास्टिंग मेथड किए। ये सारा कुछ हमें बता रहा है कि हमने आगे नंबर्स को फोरकास्ट करना है। उन नंबर्स में कुछ ना कुछ रिस्क एलिमेंट है। तो आज हमारा जो मकसद है उस रिस्क को समझने का है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिस्पर्शन से क्या मुराद है। देखिए, हम डेटा बनाते थे, अगर आपको याद हो, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कोई भी डेटा था हमारे पास, और इस तरह के हमारे पास पॉइंट होते थे कि अगर एक्स इतना हो और वाई इतना हो तो ये पॉइंट आ जाएगा, एक्स इतना हो, वाई इतना हो तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह के आपके पास डेटा पॉइंट्स बन जाते थे। यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वाई थे, और इनको जब आपने प्लॉट किया तो इस तरह की कोई सिचुएशन आपको नजर आ गई। ये एक सेट ऑफ डेटा हो सकता है। एक और सेट ऑफ डेटा ऐसा भी हो सकता है, वैल्यूज इसमें भी 10 हैं, यहां पे भी 10 वैल्यूज हैं, यहां पे भी 10 वैल्यूज हैं, लेकिन ये जो 10 वैल्यूज हैं ये बिखरी हुई हैं, ये डिस्पर्स्ड हैं। ये जो 10 वैल्यूज हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और इसका नतीजा क्या होगा, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन मुराद ये कि जब आप डिस्पर्शन की बात करते हो तो इससे मुराद ये कि जो डेटा सेट है, जो वैल्यूज हैं, वो एक दूसरे से कितनी दूर हैं, और ये अगर कितनी दूर दूर लोकेट कर रही हैं एक दूसरे से तो इसका क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको इसकी एक सिंपल एग्जांपल से लेके चलता हूं। हमारे पास एक स्टूडेंट है ए, और इसने कोई टेस्ट लिए, पढ़ रहा है, कोई इसके टेस्ट हुए। पहले तो टेस्ट का जो टोटल स्कोर होता है वो होता है 50। मिसाल के तौर पे उस टेस्ट का टोटल स्कोर 50 था। पहली दफा स्टूडेंट ने स्कोर लिया 19, फिर इसने स्कोर कर दिया 44, फिर इसका स्कोर आ गया 21, फिर इसका स्कोर आ गया आई डोंट नो 47, फिर इसका स्कोर आ गया 14। तो ये इसके कुछ स्कोर्स हैं। टोटल बन रहा है 145। चलो यहां पर कोई एक आधा और भी ऐड कर लेते हैं। तो
इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे सम एक्स, समेशन एक्स। अगर आपको याद हो, हमने पिछले लेक्चर में अरिथमेटिक मीन पढ़ा था। अरिथमेटिक मीन यानी हमने एवरेज पढ़ी थी। तो अगर आपको याद हो, एवरेज का फॉर्मूला था समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो इस केस में एन कितना है, एन इस केस में 5 है। तो अरिथमेटिक मीन जो आएगा वो आ जाएगा 30। तो आप कहते हो कि ये स्टूडेंट 5 दफा एग्जाम में गया, इस स्टूडेंट ने 5 दफा एग्जाम अटेम्प्ट किया और इसके डिफरेंट स्कोर्स आए, 19, 44, 26, 47, 14। तो ऑन एवरेज इसका जो स्कोर आ रहा है वो 30 है। ये आपने एक चीज पढ़ ली। अच्छा, अब एक और स्टूडेंट भी हम देखते हैं। हमारे पास एक और स्टूडेंट भी आ जाता है बी, और ये जो स्टूडेंट बी है ये भी इसी एग्जाम में अपीयर होता है। इसका एक दफा स्कोर आता है 33, फिर इसका स्कोर आता है 27, फिर इसका स्कोर है 32, फिर इसने लिया 26, फिर इसने लिया है 36, मिसाल के तौर पे। तो जब मैं इसका समेशन एक्स बनाता हूं तो ये इसमें चलो 28 कर देते हैं, इसमें 31 कर देते हैं, ऐसे करके। और इसकी भी जाहिर सी बात है कि n 5 है, और जब आप इसकी एवरेज निकालोगे तो इसकी एवरेज भी 30 ही आएगी। तो ये दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट एग्जाम में जाते हैं, 5 दफा एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, और दोनों का जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो 30 ही आ रहा है। अब हमने इनको 6th एग्जाम देना है। अब जब 6th एग्जाम देना है तो कौन से स्टूडेंट का रिजल्ट ज्यादा रिलायबल है? आपको क्या लगता है कि जब ये जो स्टूडेंट ए है ये एग्जाम में जाएगा तो ज्यादा स्कोर करेगा या कम करेगा, या कितना करेगा? या ये बी है तो ये कितना करेगा? इसमें से कौन से स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा रिलायबल है, और कौन से स्टूडेंट के मुतालिक आप कोई फोरकास्ट कर सकते हैं ज्यादा कॉन्फिडेंस से? किससे? कॉन्फिडेंस से। आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस स्टूडेंट में ज्यादा है? मनीष, आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा मुझे, क्योंकि आप पिछली क्लास में थे नहीं, तो बाकी लोग तो थे। आपका क्या ख्याल है कि आपका ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल किस स्टूडेंट पे ज्यादा है, ए पर या बी पर? बी। बी पर। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा अप्स एंड डाउन नहीं हुआ है ना। उसमें ज्यादा कंसिस्टेंसी आ रही है। ये जो ए है ना, इसका तो हमें पता ही नहीं है ये क्या करेगा। कभी जाता है तो 14 कर लेता है, कभी जाता है तो 47 कर लेता है, कभी जाता है तो 19 कर लेता है, कभी जाता है तो 44 कर लेता है। तो ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। ये क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है। ये कंसिस्टेंट है। ये जब भी इसका एवरेज अगर 30 स्कोर आ रहा है तो इसके इंडिविजुअल स्कोर्स उस 30 के करीब करीब ही हैं, कभी 2 ज्यादा कभी 2 कम। यानी ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है 30 एवरेज विद +-3 मेरे ख्याल में। ठीक है, ये कर रहा है 30 +-15। 15 ऊपर भी जा सकता है, 15 नीचे भी जा सकता है। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं अब ट्रांसलेट करूं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और हमें पता है कि क्रिकेट में बैट्समैन जाके स्कोर करता है। तो कुछ ऐसे हमारे बैट्समैन हैं जो एक दफा जाकर तो 75 स्कोर कर लेते हैं या सेंचुरी बना लेते हैं, और अगले मैच में 0 पे आउट हो जाते हैं। तो हमें ये डर लगा रहता है कि आज जब ये ग्राउंड में जाएगा तो ये क्या स्कोर करके आएगा, क्योंकि हमें पता ही इसका नहीं है। अगर चल गया तो 100 कर देगा, ना चला तो 0 पे ही मुंह उठा के बाहर आ जाएगा। और कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो 100 तो नहीं हमें उम्मीद दिलाते, लेकिन हमें पता है कि जब ये ग्राउंड में जाएगा तो 30-35 करके ही आएगा। ये हमें धोखा नहीं देगा, ये हमें लेट डाउन नहीं करेगा। तो ये जो अब आपने देखा कि ये जो डेटा को मैंने बिल्कुल एक सिंपल डेटा आपके सामने रखा, और हमने एक वर्ड को, 2 वर्ड्स को मैंने यहाँ पे फोकस किया है। एक मैंने कहा रिलायबिलिटी, या मैंने कहा कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल किसके साथ ज्यादा है? आपने बोला बी। मुझे भी यही समझ आता है, अगर मैंने भी जवाब देना होता तो मैं भी बी ही कहता। अब मैं आपको बताता हूं कि वो डिस्पर्शन का क्या मसला है। देखो, ये जो डेटा था ना, ये डेटा ये ऐसे नजर आ रहा था, एक वैल्यू इधर थी, एक वैल्यू इधर थी, एक इधर थी, एक इधर थी, एक इधर थी, और इनके दरमियान में कहीं पर एवरेज थी।
एवरेज मिडिल में थी ना 30 एवरेज, यानी मिनिमम कितना है 14, मैक्सिमम कितना है 47, तो 14 और 40 के 7 के दरमियान एवरेज होगी। याद रखना, एवरेज हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में कहीं पर होगी, या इधर या इधर या इधर। 14 से कम नहीं हो सकती, 47 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये एवरेज है। ये जो दूसरा मेरा डेटा बन रहा है, ये वाला, इसमें भी 5 वैल्यूज हैं, लेकिन ये 5 वैल्यूज एक दूसरे के बहुत करीब है, और इनका जो एवरेज है वो भी इधर। चलो ये मैंने कुछ ज्यादा ही करीब कर दिया, इतना भी नहीं करते, ऐसे रख लेते हैं, ऐसे हैं ये वैल्यूज, और इनका मिडिल पॉइंट इधर आता है। तो अब एक वर्ड हमारे यूज हमने किया डिस्पर्शन। इसकी डिस्पर्शन ज्यादा है क्योंकि वैल्यूज एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। इसकी जो डिस्पर्शन है वो कम है क्योंकि वैल्यूज एक दूसरे के करीब हैं। अच्छा, अब यहां पर मैंने ऊपर एक वर्ड यूज किया था, वर्ड मैंने यूज किया था जी स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आपको दिखा दूं, ये स्टैंडर्ड डिविएशन, तो वर्ड है जी हमारे पास डिविएट करना। डिविएट, डिविएट से मुराद है किसी जगह से हट कर कुछ होना, हट जाना, रास्ते से हट जाना, टू यू नो गो अ बिट फार अवे फ्रॉम समथिंग। डिविएट से मुराद है दूर हट जाना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास यहां पर डिविएशंस है। देखिए डिविएशन किसके दरमियान है? आपने बोला कि यार इसकी एवरेज 30 है, मैंने बोला यार इसने तो सिर्फ 19 ही स्कोर किया था। एवरेज 30 है लेकिन एक्चुअल 44 है, तो ये जो अरिथमेटिक मीन है इसका इंडिविजुअल ओरिजिनल वैल्यू से कितना ज्यादा डिस्टेंस पे ये लोकेट कर रही हैं, इनको आप डिविएशंस कहेंगे। तो यहां पे मेरे पास 5 डिविएशंस हैं। सो डिविएशन से मुराद ये है द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द एवरेज, द मीन वैल्यू। सो आई हैव गॉट 5 डिविएशंस हियर, और यहां पर भी मेरे पास 5 डिविएशंस हैं। लेकिन अगर मैं देखूं तो यहां पे आई हैव गॉट बिगर डिविएशंस। यहां पे जो डिविएशंस हैं वो बिगर हैं, और हियर आई हैव गॉट स्मॉल डिविएशन। डिविएशन तो इधर भी मौजूद है। इसने हर दफा कोई मैच में जाके 30 का स्कोर नहीं आपको करके दिया, कभी 30 से थोड़ा ज्यादा कर दिया, कभी 30 से थोड़ा कम कर दिया, लेकिन 30 के करीब करीब रहा। अब ये डिविएशन जो होती है ना, ये होता है रिस्क का एलिमेंट। रिस्क क्या है? जब आपकी फोरकास्ट और एक्चुअल आपस में फर्क हो। जब नंबर एक दूसरे के ऊपर ही आके बैठ गया फिर तो रिस्क रहेगा ही नहीं ना यार। रिस्क तो है ही वो कि जब आपके एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में डिफरेंस आ जाए। तो ये जो डिविएशंस हैं ये मेरे रिस्क को डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं। लेकिन मसला ये है कि ये 5 है। ये कितनी है? ये 5 है। तो इनमें से कौन सी डिविएशन को मानूं? अच्छा, कुछ पॉजिटिव डिविएशंस है और कुछ नेगेटिव डिविएशंस है। पॉजिटिव से मुराद ये है कि कुछ वैल्यूज मेरे पास 30 से ऊपर हैं और कुछ वैल्यूज मेरे पास 30 से नीचे हैं, और यहां पर भी मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस हैं। और कितनी है? 5 इधर है और 5 इधर है। तो फिर मैं क्या देखूं कि मेरी एवरेज डिविएशन कितनी है, ऑन एवरेज कितना मैं डिविएट करता हूं, या मेरा जो ये प्लेयर है ये अपने एक्चुअल स्कोर और एवरेज स्कोर के दरमियान कितना डिविएट कर जाता है। तो इसको हम कहेंगे एवरेज डिविएशन। इसको भी हमें समझना पड़ेगा क्योंकि यहां पर तो मैं डेटा 5 वैल्यूज दिए ना, n इज इक्वल टू 5। हो सकता है कि आपके पास n इज इक्वल टू 30 हो जाए, तो फिर तो 30 डिविएशंस आ जाएंगी। तो अब कौन से को देखूं, क्योंकि कहीं पे डिविएशन कम है, कहीं पे ज्यादा है। यहां पे ये वाली डिविएशन थोड़ी है और ये वाली बड़ी है, तो मैं किसको नजर में रखूं? तो मुझे एवरेज लेनी पड़ेगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूं और बताऊं कि एवरेज कैसे लेंगे, पहले ये बता दूं कि ये मैं कर क्यों रहा हूं। ये मैं कर इसलिए रहा हूं कि आपने मुझे खुद ही बता दिया था, आप ही ने कहा था कि सर ये जो हमारे पास प्लेयर ए है ये मोर रिस्क है, इसमें इसमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि इसमें ऊंच नीच बहुत ज्यादा है। ये जो प्लेयर बी है ये लेस रिस्की है। ये लेस रिस्की क्यों है? क्योंकि आपके ख्याल में
इसकी डिविएशंस थोड़ी हैं, इसमें बहुत बड़े अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि ये मोर रिस्की है। लेकिन अब मोर से क्या मुराद है? क्या हम इस मोर को क्वांटिफाई कर सकते हैं? क्या हम इसको कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं? सिर्फ इतना कह देना कि ये ज्यादा रिस्की है और ये कम रिस्की है, इससे बात खत्म नहीं होगी। आपको कोई ना कोई, जब भी आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो उसका कोई मेजरमेंट होता है। डिस्टेंस होगा तो किलोमीटर में डिफाइन कर दोगे, वेट होगा तो किलोग्राम्स में डिफाइन कर दोगे, टाइम होगा तो घंटों में, हफ्तों में, महीनों में डिफाइन कर दोगे। तो तमाम वेरिएबल्स को हमने मेजर करना होता है, तमाम वेरिएबल्स को हमने डिफाइन करना होता है। तो अब मैं अगर एक वेरिएबल है रिस्क, यहां पे रिस्क ज्यादा है, यहां पे रिस्क कम है, तो कितना ज्यादा है और कितना कम है? क्या थोड़ा सा ही फर्क है या बहुत ज्यादा फर्क है? तो इसके लिए हमें इसको मेजर करना पड़ेगा, और इसको मेजर करने के लिए हम एक मेथड सीखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का। अब चलें हम वापस चलते हैं अपने डिविएशन के टॉपिक पर। देखिए, डिविएशन तो मैंने आपको बता दी कि क्या है। डिविएशन क्या है जी? डिविएशन वह है जी, आपके पास ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये मीन है, मीन का और एक्चुअल वैल्यू का जो डिस्टेंस है उसको आप डिविएशन कहते हैं। मीन का और एक्चुअल वैल्यू का जो डिस्टेंस है उसको आप डिविएशन कहते हैं। तो अभी हम इसकी डिविएशन यहाँ पे, ये तो मैंने भी आपको ग्राफ पे दिखा दिया ना, पॉइंट लगा के। अगर मैंने इनको लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? ये हैं जी मेरे सारे एक्स, x1 x2 x3 x, ये मेरे एक्स हैं, और ये है मेरा एवरेज। आपको याद होगा कि एवरेज को हम एक्स बार हमने नाम दिया था। एक्स बार से मुराद ये थी, जब हमने पिछले लेसन में एवरेज कैलकुलेट की थी तो हमने उसको ऐसे लिखा था। तो ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास एक्स बार है, एक्स बार यानी एवरेज। तो मुझे यहां पर एक कॉलम बनाना है, उस कॉलम का मैं नाम रख दूंगा एक्स माइनस एक्स बार। अब बार ऊपर लगाने का मेरे पास एक्सेल में अपॉर्चुनिटी नहीं है इस वक्त, तो मैं यहां पे ऐसे करके ये निशान नुक्ते का मैंने लगा दिया, ऐसे कोई डॉट लगा दिया। तो ये मेरे पास x माइनस एक्स बार हो गया। x माइनस एक्स बार मीन्स कि मैंने x को, इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करवा रहा हूं एवरेज से, ताकि मैं इनका डिफरेंस देख सकूं। मिसाल के तौर पे 19 को मैंने एवरेज से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 11। तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक नेगेटिव डिविएशन है 11 की, कि ये जो 19 है ये एवरेज से, अरिथमेटिक मीन से 11 पॉइंट्स कम है, 11 पॉइंट्स नीचे है। और फिर जब मैं इसको चेक करूंगा तो इसका 14 आंसर आ जाएगा कि ये 14 पॉइंट्स ऊपर है। फिर मुझे इसी तरीके से इसको चेक करना है ये कितनी डेविएशन है, और फिर मैं इसी तरीके से इसको भी चेक कर लूंगा। तो ये मैंने सारी की सारी वो पांचों डेविएशंस बना दी, पांचों डेविएशंस बना दी। और मैंने आपसे कहा था कि हमें एवरेज डेविएशन को चेक करना है। अब मुझे पता है कि कभी मेरा एक्चुअल वैल्यू 11 पॉइंट्स नीचे आ जाती है, कभी मेरी वैल्यू 17 पॉइंट्स ऊपर चली जाती है। तो मैं देखना चाहता हूं कि ऑन एवरेज ये कितना मूव करती है, ऑन एवरेज ये कितना दूर दूर है। तो आपको याद होगा कि एवरेज का फॉर्मूला आपके पास क्या होता था, समेशन x ओवर n। तो अगर मैं इनका टोटल करूं और फिर मैं उस टोटल को 5 से डिवाइड करूं तो वो मेरे पास एवरेज डिविएशन आ जानी चाहिए। तो इनका टोटल करके देखते हैं क्या बनता है। जब आप इसका टोटल करोगे तो ये तो भाई हो गया 0, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हो गई? क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला लगाना था एवरेज के लिए, समेशन x ओवर n। n तो 5 है मुझे मालूम है, क्योंकि 5 डिविएशंस हैं। लेकिन ये जो समेशन x माइनस एक्स बार, ये जो 5 डिविएशंस का टोटल बन रहा है, ये तो 0 बन रहा है। अब मैं 0 को 5 से कैसे डिवाइड करूं? ये तो गड़बड़ हो गई। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव डिविएशंस हैं दे आर कैंसल्ड आउट बाय द पॉजिटिव डिविएशंस। तो ये -4 है और -16 है और -11 है। तो 11 4 कितना बनता है? 15, और 15 और 16 कितना बनता है? तो ये -31 है, और यहाँ पे 17 और 14 को ऐड करूं तो ये +31 है। ये कैंसिल होके मुझे आंसर 0 दे देते हैं। तो इसका फिर हमें एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा
क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि जो माइनस के साइन है, डेविएशन तो मौजूद है, 11 की डेविएशन तो मौजूद है, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। वो जो माइनस का साइन लगा हुआ है ना, वो माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो हमें ये माइनस के साइन हटाने हैं, रिमूव करने हैं। अच्छा, वो हम कैसे करेंगे? वो हम ऐसे कर लेंगे, हम इसका यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं। एक हमें आइडिया आया जहन में कि चलो इनका स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि जब आप किसी लाइन का, किसी आइटम का स्क्वायर लेते हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, स्क्वायर लेकर वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। तो 11 इंटू 11 ये 121 बनेगा। 14 टाइम्स 14 आई थिंक 196 होता है। 4 टाइम 4 7, और 17 टाइम 17 289 हो जाएगा। 16 इंटू 16 256 हो जाएगा। जब मैंने इनका टोटल लिया तो अब ये सम ऑफ द डेविएशन 0 नहीं आ रहा, ये आ गया 878। क्यों आ गया? क्योंकि आपने नेगेटिव्स को रिमूव कर दिया। और आपने नेगेटिव्स को कैसे रिमूव कर दिया? स्क्वायर लेके। तो फिर अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। हमने कहा समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, जिससे मुराद हुई 878 डिवाइडेड बाय n। और अगर मैं अपने कैलकुलेटर पे आऊं, और आप लोग भी अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि ये 878 डिवाइडेड बाय n बाय 5 मुझे क्या देता है। ये तो मुझे देता है जी 175.6। यहां पर मुझे एक्चुअली n की जगह पे 5 लगाना है, और मेरा आंसर आता है 175.6। सो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था? मैं एवरेज डेविएशन कैलकुलेट कर रहा था। और एवरेज डेविएशन को कैलकुलेट करते वक्त मेरा जवाब आ गया 175.6। नाउ दैट आंसर डज नॉट मेक सेंस। ये कहना है कि एक्चुअल वैल्यू अरिथमेटिक मीन से 175 पॉइंट्स अवे है, 175 पॉइंट्स दूरी पर है। इतना तो डिफरेंस है ही नहीं। डिविएशन तो 11, 14, 4, 17, 16 है, 175 कैसे हो गई? तो ये तो ठीक बात नहीं हुई, ये कुछ इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ इसमें ये है कि तुमने तो बच्चे लेनी थी एवरेज डिविएशन की, और यहां पे तुम यूज कर रहे हो स्क्वायर, यहां पे तुम यूज कर रहे हो स्क्वायर। तो ये सारा मसला स्क्वायर की वजह से हुआ है। अगर इनकी एवरेज ली होती तो बात ठीक हो जाती। तुम तो एवरेज ले रहे हो स्क्वायर की एवरेज, तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ा आना है। तो फिर इस सूरत में हम यहाँ पे अंडर रूट लेते हैं। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में ये अंडर रूट जो होता है ये इक्वल टू 1/2 होता है, पावर 1/2। मैथमेटिक्स में ये जो निशान है ये पावर 1/2 का होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने ए लिखा है, एक नंबर मेरे पास ए है, मैं चाहूं तो इसको ए को स्क्वायर कर सकता हूं, लेकिन आप कहोगे क्यों कर दिया? मैं कहूंगा साथ में अंडर रूट भी रख दिया। तो इससे मुराद ये होती है कि A2, और फिर इसकी आपको यहाँ पे पावर आप कह लो 1/2, क्योंकि ये जो अंडर रूट का निशान है ये 1/2 है। तो जब 2 से कैंसिल होगा तो ये ए ही रह जाएगा। यानी कहने से मुराद ये है कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं मिसाल के तौर पे। देखिए ये नंबर है 8, 8 कभी भी 9 के बराबर तो नहीं हो सकता ना, ये स्टेटमेंट गलत है। 8 इज इक्वल टू 9 इज नॉट पॉसिबल। 8 इज इक्वल टू व्हाट? 8 इज इक्वल टू 8। क्या मैं कह सकता हूं कि 8 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर? आपको अगर नहीं जी मैथमेटिकली ये गलत है, 8 कैन नॉट बी इक्वल टू 8 स्क्वायर, लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूं कि 8 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर और ये अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जवाब आ जाएगा 8। तो मुराद इसकी समझाने की ये है बच्चों कि हमने यहाँ पर अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से ये स्क्वायर लगाया है। ये स्क्वायर तो पहले यहाँ पे मौजूद था ही नहीं ना, ये तो हमने लिया था माइनस के साइन को हटाने के लिए। तो हमें चाहिए कि हम यहाँ पे अंडर रूट भी एक लगा दें, अंडर रूट भी लगा दें। तो अब जब आपके पास 175.6 का अंडर रूट आपने निकालना है तो वो उसका जवाब है। तो इससे मुराद ये है कि असल में ये 175.6 पावर 1/2 है। जब मैं अंडर रूट कह रहा हूं तो पावर 1/2 है, और 175.6 और 1/2 को मैं 0.5 भी कह सकता हूं। तो ये असल में ऐसे है, ये इसके बराबर है। ये मैं क्यों 0.5 कह रहा हूं कि आपको कैलकुलेटर में आसानी होगी। आपके पास कैलकुलेटर्स में फंक्शन होता है x पावर y का,
अब आपने उस फंक्शन को यूज करना है। आपने x की जगह पे लिखना है 175.6, फिर आपने x पावर y का फंक्शन दबाना है कैलकुलेटर में, और वहां पे x पावर y को दबाकर आपने 0.5 लिख देना है, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। मैं अपने कैलकुलेटर पे जल्दी से करके देख लेता हूं, आपका मुझे नहीं पता। अच्छा जी, आमतौर पे जो मोबाइल फोन पे कैलकुलेटर होता है उस पे ये x पावर y नजर नहीं आता, या तो उसके लिए उन्होंने कुछ टेलीफोन्स में फंक्शन दिया होता है, एक अलहदा से आपको स्क्रीन पे ऐसा एक छोटा सा बटन नजर आ रहा होगा, उसमें कुछ ना कुछ होगा, या सादा सा आप अपने कैलकुलेटर को ऐसे कर लें वर्टिकल। जब आप वर्टिकल करोगे ना तो आपके पास कैलकुलेटर आ जाता है। अब मैं लिख रहा हूं जी इसमें 175.6 x पावर y, और उसमें मैं लिखता हूं 0.5, और मैं ब्रैकेट को बंद करता हूं और इक्वल टू को प्रेस करता हूं। उसका जवाब आता है जी मेरे पास 13.25। इसका जवाब आ रहा है मेरे पास 13.25। आप लोग चेक करके कंफर्म कीजिए कि आप लोग कैलकुलेटर को यूज करके ये जवाब निकाल सकते हैं कि नहीं, अभी बताइएगा कन्फर्म मुझे। सर। निकाल सकते हैं? जी सर। गुड। तो नाउ इट मेक सेंस। तो हमने क्या सीखा? अच्छा, इस चीज को हम कहेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमारे पास जो वर्ड हमने शुरू किया था, मैंने एवरेज डिविएशन का वर्ड यूज करा था आपको समझाने के लिए, प्रॉपर वर्ड है स्टैंडर्ड डिविएशन। मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी आ गई? 13.25। ये मुझे क्या बता रही है? ये मुझे बता रहा है कि ऑन एवरेज each value or each individual value is 13.25 points away from the mean. And now it makes sense. अगर आप देखें कि कुछ नंबर 11 पॉइंट्स दूर थे, कुछ 14, कुछ 4, कुछ 17, कुछ 16, तो एवरेज जो डिविएशन हो रही है, ऑन एवरेज ईच पॉइंट इज 13.25 अवे, ईदर अबव और बिलो, ईदर अबव और बिलो द मीन। तो ये इसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डिविएशन का, x समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर ओवर n अंडर रूट, और इसको आमतौर पे सिग्मा के तौर पे लिखा जाता है। हम इसको ऐसे लिखते हैं सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को आप सिग्मा पढ़ सकते हो। सो नाउ लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर कि इस डेटा सेट के लिए हमने जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला वो निकाला 13.25। So it means that on average each individual value is 13.25 points away from the mean. अच्छा, ये तो आपको याद होगा हमने कहा था कि ये ज्यादा रिस्की डेटा था। आपने कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा था। और ये वाला आपने कहा था कम रिस्की है। तो अभी चेक कर लेते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, ताकि हमारे पास एक ही तरह का काम हो जाए। तो यहां पे मेरे पास क्या होगा? 33 माइनस, मैंने 30 कर दिया है। मैं यहां पर एक थोड़ा सा कॉपी पेस्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, आप लोगों को उसको खुद ही कर लीजिएगा। सॉरी, एज 16 को मुझे 816 को F4 लगाऊंगा और ये भी कर दूंगा। ये मेरे पास डिविएशंस आ गई हैं, इनका भी सम ऑफ द डिविएशन 0 ही आ गया। ये मैंने किया 33 माइनस 30, 28 माइनस 30, 32 माइनस 30, 26 माइनस 30, 31 माइनस 30। इसके बाद मुझे इनका स्क्वायर निकालना है, तो इनके मैं स्क्वायर्स भी निकाल देता हूं, और अब मैं इनका टोटल कर लेता हूं। तो मेरे पास 34 आ गया। क्या आ गया? सम ऑफ द डिविएशंस आ गया 34। और वही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, अगर आपको याद हो, समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर अंडर रूट पावर n। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 34, x माइनस x बार 34 है, डिवाइडेड बाय 5। और अब मैं इसको कैलकुलेटर पे पहले की तरह सॉल्व कर लूंगा। 34 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 5 से, आंसर आता है 6.4। x पावर y लगाऊंगा और वहां पे लिखूंगा 0.5 ताकि उसको रिमूव करूं, आंसर आता है 2.60। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2.60 आएगा। कंफर्म करो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अभी बताओ, 2.60 आता है? 2.61 कर लेना, क्योंकि इसका आंसर आता है 2.607। 07। 07 आता है तो 7 की वजह से 1 कर दो। 2.61 सब लोग निकाल रहे हो? यस सर। पूनम? अच्छा, ना बताओ, मेरा तो निकलता है, आप लोगों का ना निकले। तो अब क्या हमने कहा कि भाई ये जो डेटा है इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन
हमारे पास आ गई 2.61। अब देखो आपने मैथमेटिकली साबित कर दिया। पहले आप कह रहे थे कि जी ये जो ए है ये ज्यादा रिस्की है और जो बी है ये कम रिस्की है। मैंने आपकी बात मान ली थी क्योंकि देखने में मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन क्या हम इसको नंबर्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं कि जी ये कितना ज्यादा रिस्की और ये कितना कम रिस्की है? तो हमने इसके नंबर भी निकाल लिए। तो याद रखना कि रिस्क मेजरमेंट करते वक्त, किसी भी फोरकास्ट के अंदर रिस्क देखते वक्त या किसी भी डेटा सेट में, जरूरी नहीं कि फोरकास्ट हो, पुराना डेटा को भी निकाल लेते हो, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आप निकालते हो कि यार ऑन एवरेज मेरा जो एक्चुअल वैल्यू है और जो मेरा एवरेज है उसमें कितना डिस्टेंस आ रहा है। सो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा हो तो रिस्क ज्यादा है। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख दूं कि जब कभी भी किसी भी जगह पे स्टैंडर्ड डिविएशन अगर ज्यादा है तो इससे मुराद ये है कि आपका रिस्क भी ज्यादा है। जहां पर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन कम मिलेगी वहां पे आपको रिस्क भी कम मिलेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें ना मैं आपको एक चीज बताऊं। अभी एक टॉपिक हमने आगे चल के करना है, डिटेल में करेंगे, घंटे से ज्यादा उस पर लग जाएगा, लेकिन उसका एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपको इधर ही दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो कि यार हम कर क्यों रहे हैं, ये स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकाल क्यों रहे हैं। ये हमारे पास ना एक कुछ मेजर्स हैं जिसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास एक डेटा सेट है, ये मिनिमम कितना ये स्कोर है। मिसाल के तौर पे प्लेयर ए है, क्या ये कल के मैच में जाकर 100 स्कोर कर सकता है या नहीं कर सकता? मैं आपको बताता हूं कि 99% चांस आप क्या है। मैक्सिमम असल में होता यह है कि हम यहां पे आगे चल के पढ़ेंगे 1 सिग्मा, which means 1 standard deviation, 2 sigma यानी 2 standard deviation, 3 sigma या 3 standard deviation। ये मैक्सिमम कॉन्फिडेंस होता है, ये मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन होती है। 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, हमारे केस में स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है? 13.25, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 39.75, और इसकी एवरेज कितनी है? तो हम कहते हैं x बार प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। x बार 30 है और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन 39.75 है, और इसको अगर मैं टोटल करूं तो 69.75 है। 99% चांस है, 99% चांस है कि ये प्लेयर ए 69.75 से ज्यादा स्कोर नहीं कभी करेगा, ये इसके दरमियान में रहेगा बेस्ड ऑन दिस डेटा। इस डेटा को नजर में रखते हुए ये 69 तक, 99% चांस होता है कि ये 69 तक ही रहेगा। तो ये हमारे फोरकास्टिंग में हमें हेल्प करेगा। आगे चल के अगला टॉपिक है, हम कंटिन्यू करेंगे इन स्टैंडर्ड डिविएशंस को कैसे हमने यूज करना है। अभी तक तो हमें सिर्फ ये समझ आया कि स्टैंडर्ड डिविएशन होती क्या है, हम निकालते कैसे हैं। कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप मेरे से पूछ लो। अच्छा, ये मैंने आपको किताब में से नहीं दिखाया, अब मैं आपके साथ बुक शेयर कर लेता हूँ। ये हमने एक्सेल में कर लिया। आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट फर्स्ट सेव दिस फाइल ताकि ये फिर हमारे जहन से निकल ना जाए। मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव कर लूं। अच्छा, अब मैं आपसे बुक शेयर करता हूँ। ये आपकी बुक है। ये डिस्पर्शन का वर्ड आपको समझ आ गया। स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने आपको बता दिया है, यही फॉर्मूला उन्होंने यूज किया जो मैंने आपको दिखा दिया था, और यहाँ पे उन्होंने आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है। और फिर उन्होंने एक वर्ड यूज किया, वेरिएंस। वेरिएंस कुछ भी नहीं होता, वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर हो जाता है। जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ले लोगे ना, स्टैंडर्ड डिविएशन तो हमने आपसे बात की कि हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सिग्मा कहते हैं। जब आप सिग्मा का स्क्वायर ले लोगे ना तो वो आपका वेरिएंस हो जाता है। यानी आपने 2.61 स्टैंडर्ड डिविएशन निकाली थी, इसका स्क्वायर ले लोगे तो वो आपका वेरिएंस हो जाता है। फिर आपके पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसका भी कुछ सिंपल फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय
एक्स बार। आपको याद होगा कि हमारे डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा था, मिसाल के तौर पे 13.25, और एक्स बार कितना था, एवरेज 30 थी। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको कहेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसको मैं आपको अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में समझाऊंगा। आज ही करवाऊंगा, लेकिन ये अगला टॉपिक है।